Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAF Foundation series, we'll be discussing the topic returns and inspections which are filed by the banks. तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की। तो जो भी बैंक्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उन्हें अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेबीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो अनऑडिटेड इन्हें क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं सेबी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बैंक्स हैं। जो बैंक्स का जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उन्हें अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसमें प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है कि बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट इन फॉर्म्स को, जो ये थर्ड शेड्यूल में फॉर्म दिए गए हैं ना कि कैसे बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना है, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है 3 महीने का नोटिस देके ऑफिशियल गजट के अंदर कि हम ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कि 3 महीने बाद आपको इनको अब फॉलो करना शुरू करना है। एंड ये जो चीज़ें हैं कि आपको थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनाना है। दिस मस्ट बी डन एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर और द एक्सपायरेशन ऑफ अ 12 मंथ पीरियड। तो साल खत्म होने के बाद या जो भी 12 महीने का पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंडिया के जो बैंक्स है, जो इंडियन बैंक्स है जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, इन्हें तो अपने पूरे बिजनेस का पीएनएल और बैलेंस शीट पब्लिश करना पड़ता है। लेकिन जो फॉरेन के बैंक्स हैं इंडिया में, जो वो इंडिया में बिजनेस करते हैं उतना ही उन्हें पब्लिश करना होता है इंडिया में। और सारे बैंक्स को आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करना है। इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा, एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होगा, प्रोविजनिंग कितना मेंटेन करना है, ये सब कुछ बैंक्स को आरबीआई का डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जो इंडियन बैंक्स का है इसे या तो मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेंगे और साथ ही साथ कम से कम 3 डायरेक्टर्स हैं जो बैंक के, वो भी बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट को साइन करेंगे ही करेंगे। जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनके मैनेजर या एजेंट जो प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे उन्हें साइन करना होता है। ठीक है, तो इंडिया वाले में क्या होगा, मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर में से कोई एक और कम से कम 3 डायरेक्टर, और फॉरेन बैंक्स में मैनेजर या एजेंट में से कोई एक जो प्रिंसिपल ऑफिस में है उन्हें बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट को साइन करना होता है कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज सब कुछ करेक्ट है। एंड जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन है बैंक्स को लेके, दे टेक प्रेसिडेंस ओवर दी कंपनीज एक्ट फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनी जो होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बात बोलता है वो उनके लिए सर्वोपरि है, वो उन्हें पहले मानना है, कंपनीज एक्ट बाद में है। ठीक है, और जो भी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उसमें जो उसी पहले का जो साल है उसका पीएनएल अकाउंट प्रेजेंट किया जाता है एनुअल जर्नल मीटिंग में। ठीक है, तो पीएनएल प्रेजेंटेड इन द एजीएम शुड रिलेट टू द ईयर प्रीसीडिंग द मीटिंग। मीटिंग से पहले का जो साल है उसका पीएनएल अकाउंट पब्लिश होता है। और जो सेबी का लिस्टिंग अग्रीमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग जो बैंक्स हैं उन्हें बोलता है कि आपको क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने, अनऑडिटेड, ऑडिट किए हुए नहीं, क्वार्टरली आपको अपना रिजल्ट्स पब्लिश करने ही करने हैं, चाहे आप कंपनी हो नॉर्मल, चाहे आप बैंकिंग कंपनी हो। ओके, और जो अकाउंट्स हैं और जो भी बैलेंस शीट है कितने समय के अंदर अंदर पब्लिश करना होता है। पहली बात तो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करना कंपलसरी है, जहाँ पे कंपनी का या जो बैंकिंग कंपनी का मेन ऑफिस है उस एरिया के न्यूज़पेपर में साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर अकाउंट्स और बैलेंस शीट का पब्लिश होना जरूरी है। 3 कॉपीज बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट की आरबीआई को दी जाती हैं साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर, और 3 कॉपीज अकाउंट्स, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी देनी है। तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है 6 महीने में, 3 महीने में आरबीआई को देना है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उसको अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट सब कुछ जमा करवाना है। जो फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में, जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में काम करते हैं उन्हें अपनी पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने ऑफिस में वहां पे डिस्प्ले करनी पड़ती है। ठीक है, बाय द फर्स्ट मंडे इन अगस्त ईच ईयर। तो हर साल जब अगस्त आता है, अगस्त का जो पहला मंडे होगा तब तक उन्हें अभी जो साल निकल के गया होगा उसका पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट अपने ऑफिस में पब्लिश करना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स की। जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट होती है, क्वालिफाइड ऑडिटर्स उन्हें ऑडिट करते हैं। कभी भी बैंकिंग कंपनी ने किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, रिमूव करना है, तो आरबीआई का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। एक ऑडिटर की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है।
ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी होती है, एक तो नॉर्मल जो भी हर कंपनी के अकाउंट्स में होता है वो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ऐड करता है। ऑडिटर को ये भी ऐड करना है कि क्या उसके अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी बैलेंस शीट पीएनएल में है क्या वो एक्सप्लेनेटरी है, क्या कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स उनकी पावर के अकॉर्डिंगली हैं, क्या ब्रांच ने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो सफिशिएंट है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑडिट करने के लिए क्या सफिशिएंट है, क्या पीएनएल अकाउंट एक्यूरेटली कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, या कोई भी ऑडिटर को ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है जो शेयर होल्डर्स को उसके अकॉर्डिंगली पता होनी चाहिए, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ऐड करता है। ऑडिटर जो है वो सिर्फ कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी के सिर्फ प्रमोटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पब्लिक, डिपॉजिटर, स्टेक होल्डर्स सबके प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि जो बैंक है ना उसके पास जनता का पैसा होता है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी भी थोड़ी सी ज्यादा है। आरबीआई ने 2018 में इन्फोर्समेंट एक्शन फ्रेमवर्क लेके आए थे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी बैंक के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो और जनता का उनमें कॉन्फिडेंस बना रहे, झूठ ना लिखा हो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो ऑडिटर अगर कोई बैलेंस शीट कोई डॉक्यूमेंट साइन कर देता है कि ठीक है ये बिल्कुल सही है और बाद में पता लगे कि वो बैंक तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब लोग कहेंगे ऑडिटर तो सही कह रहा था, मतलब हमें तो लगा था कि ये सही कह रहा है, ठीक है कि ये तो कह रहा था कि सब कुछ सही है, अब एकदम से इंसॉल्वेंट कैसे हो गया, तो फिर ऑडिटर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट करवाएं किसी बैंकिंग कंपनी का, ठीक है, बैंकिंग कंपनी का स्पेशल ऑडिट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, उनको लगता है कि पब्लिक के लिए जरूरी है, बैंक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, डिपॉजिटर इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है। कितनी ट्रांजैक्शंस का करवाना है स्पेशल ऑडिट, कितने पीरियड का स्पेशल ऑडिट करवाना है, ये आरबीआई बताएगा, और खर्चा बैंक का होगा, आरबीआई का नहीं होगा। और जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आरबीआई जो है उसको पहुंचेगी कि स्पेशल ऑडिट में क्या निकला है, और वो बैंक को भी उसकी कॉपी दे दी जाती है, ठीक है। फिर है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, जो बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वेरियस रिटर्न्स टू दी आरबीआई, अलग अलग रिटर्न्स आरबीआई को देने होते हैं एज पर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड दी आरबीआई एक्ट। एक तो मंथली रिटर्न होगा लिक्विड एसेट्स का, तो जितनी भी बैंक की लिक्विड एसेट्स हैं विद इन 20 डेज ऑफ मंथ एंड, हर मंथ का एंड होते ही 20 दिन के अंदर अंदर लिक्विड एसेट्स बैंक की कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई को प्रोवाइड करनी है कि एसेट्स कौन सी हैं, डिमांड टाइम लायबिलिटीज कितनी हैं, ठीक है, एज एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेट फ्राइडे। तो एक महीने में एक फ्राइडे आया, फिर एक फ्राइडे छोड़ के अगला फ्राइडे, फिर छोड़ के अगला फ्राइडे, इसकी जो मंथली रिपोर्ट्स होती हैं ये महीना खत्म होने के 20 दिन में आरबीआई को देनी पड़ती है। किस फॉर्मेट में देनी है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है आपको, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का तो ये बताना पड़ता है, बाकी मंथली रिटर्न्स में आरबीआई को बताना पड़ता है कि कितनी एसेट्स ऑन लायबिलिटीज हैं ऑन द क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का जो आखिरी फ्राइडे था, वर्किंग फ्राइडे था, उसके एंड पे कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज थी इसकी भी रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है, ठीक है। एंड सबमिटेड बिफोर द क्लोज ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टू विच इट रिलेट्स, तो सबमिटेड बिफोर द क्लोज ऑफ द मंथ, जो अगले महीने का खत्म होने से पहले पहले पिछले महीने की रिपोर्ट आपको जमा करवानी है, मंथली रिटर्न जमा करना है। फिर एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट जो है वो साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर आरबीआई के पास अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। आरबीआई चाहे तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया, जितनी भी बैंक की इंडिया में एसेट्स हैं उनका रिटर्न का क्वार्टरली जो है सबमिशन करना पड़ता है आरबीआई के पास। कितने ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, उसका एनुअल रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट्स का बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है कि ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जो 10 साल हो गए किसी ने उनको यूज ही नहीं किया है, ठीक है। और ये कैलेंडर ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर एनुअली, हर साल खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अनक्लेम डिपॉजिट की रिपोर्ट आरबीआई को देनी पड़ती है, कैलेंडर ईयर जब आपका खत्म होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल रहे हैं, कैलेंडर ईयर बोल रहे हैं, दिसंबर। उसके बाद है रिटर्न ऑफ कैश रिजर्व ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, तो जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें अपने कैश रिजर्व्स का मंथली रिटर्न, मंथली इन्फॉर्मेशन जो है आरबीआई को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मान लो अगस्त है तो सितंबर की 12 तारीख तक जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन जितना भी उनका कैश रिजर्व है आरबीआई को बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं डिफॉल्ट करने वाले बैंक पे, अगर कोई बैंक अपनी कैश रिजर्व रेशियो नहीं मेंटेन करके रखता,
जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ना, इन्हें तो कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है, नॉन शेड्यूल्ड अपने पास ही रखते हैं। अगर कोई ये नहीं मेंटेन करता तो आरबीआई 3% अबव द बैंक रेट की पेनल्टी लगा सकता है। अगर कोई कंटिन्यू करता है डिफॉल्ट तो ये 3 से 5% तक पे बढ़ाई जा सकती है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। According to the SEBI's prescribed format, when must bank listed on stock exchange publish their quarterly result? Annually, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली? तो ये तो मतलब रिडंडेंट सा क्वेश्चन है एक तरीके से कि ऑब्वियसली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो उन्हें क्वार्टरली देने हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वार्टर्स के एक साथ देने हैं। क्वार्टर खत्म हुआ, सेबी के अकॉर्डिंगली जैसा है वैसा पब्लिश करने पड़ते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। हु कैन अमेंड द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो जो थर्ड शेड्यूल में बैंकिंग रेगुलेशन के जो फॉर्म्स हैं उन्हें कौन अमेंड कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है ऑफिशियल गजट में 3 महीने का नोटिस देके उन फॉर्म्स को अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाउ सून मस्ट बैंक सबमिट 3 कॉपीज ऑफ देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू आरबीआई? तो साल खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर जो कॉपीज हैं बैलेंस शीट और पीएनएल की वो आरबीआई को देनी पड़ती है बैंक्स को। नेक्स्ट इज विच अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द बैंक ऑडिटर्स? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या जो रिमूवल करना है बैंक ऑडिटर्स का, किसकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो ये हमारा सेशन था। अगर आप कैप की प्रिपरेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारा मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हैं जिसमें एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल ये कंपोनेंट के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। तो अभी आप कैप 75 कोड यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।